दिन के हाई पॉइंट पर ट्रेड कर रहे हैं बाजार दीप और बहुत मजबूती के साथ आते हुए दिख रहे हैं। इस वक्त शानदार एक्शन इस वक्त बाजार में होता हुआ दिख रहा है। धीरे धीरे मजबूती बढ़ा रहे हैं तो कम से कम एक चीज क्लियर हो गई कि बाजार को जाना ऊपर की तरफ ही है। आइए एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में हमारे दो खास मेहमान हो रहे हैं तैयार, करते हैं बिगुल के साथ उनका स्वागत। हमारे मेहमान हैं आज के लिए राजेश पालिया साहब और विकास सेठी साहब, आप दोनों का स्वागत है। पालिया साहब करें शुरुआत, पहले आप लॉन्ग टर्म पिक के साथ। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लॉन्ग टर्म पिक रहेगी नौसिल। ये स्टॉक में देखें तो एक जो करेक्शन हमने पिछले कुछ दिनों में देखा था स्टॉक में, अब स्टॉक अपने सारे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से वीकली सेटअप बने हैं स्टॉक में, जो वीकली सेटअप के हिसाब से ब्रेकआउट देखने को मिले शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे, हमें लगता है अब ये स्टॉक में अब एक बॉटम फॉर्मेशन होकर अभी स्टॉक वापस ही अपने अपवर्ड ट्रेजेक्टरी को कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। तो हमें लगता है नौसिल को यहाँ पे बाय करना चाहिए। 264 से लेके 254 ये बाइंग रेंज हम इसमें सजेस्ट करेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे करीब 235 के आसपास। और अपसाइड में हम इसमें जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पहला टारगेट आना चाहिए करीब 310 के आसपास और दूसरा टारगेट यहाँ पे 320 तक भी अपसाइड का आते हुए दिख सकता है। तो नौसिल पे बाय करने की सलाह रहेगी लॉन्ग टर्म पिक में। नौसिल है आपका वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय लॉन्ग टर्म के लिहाज से इस वक्त टारगेट 310-320 के बनेंगे। आइए सेठी साहब भी हमारे साथ है तैयार। सर गुड मॉर्निंग, बताएं आपकी लॉन्ग टर्म पिक आज के लिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, जो आज की मेरी लॉन्ग टर्म पिक है, एक बहुत ही फंडामेंटली सॉलिड क्वालिटी की कंपनी है। स्टॉक का नाम है ग्रीन पैनल, जो कि अभी 500 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये भारत की लार्जेस्ट वुड पैनल्स, प्लाईवुड, विनियर्स और एमडीएफ बोर्ड्स बनाने वाली कंपनी है। एक जबरदस्त 3000 डिस्ट्रीब्यूटर्स का पूरे भारत में इसका नेटवर्क है। एक सॉलिड कंपनी है, स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, फिर आपके फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, अच्छे रिटर्न रेशियोज है, डेट इक्विटी रेशियो भी मैनेजेबल है। फिर जिस तरह से हाउसिंग की डिमांड में एक तेजी देखी जा रही है, उसका एक बड़ा फायदा इन जैसे स्टॉक्स को मिलता है। मुझे लगता है ये स्टॉक, ये ग्रीन प्लाई की ग्रुप कंपनी है, उसके डीमर्जर के बाद बनाई हुई है। मुझे लगता है ये स्टॉक जो अपने अच्छे खासे हाइट से भी करेक्ट हो चुका है, तो इसको इन लेवल्स पे खरीदे। मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 650 रुपए। यह है आपके लिए ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज सेठी साहब की तरफ से आज की लॉन्ग टर्म पिक। आइए लेते हैं 10 की कमाई के आइडियाज भी। सिमी जी बताएं आपकी 10 की कमाई का स्टॉक। दीपांशु, आज 10 की कमाई की से पहले थोड़ा सा मैं अपडेट देना चाहूंगी। पहले तो मैं आज पीक ऑफ द डे में शामिल किया था मारुति को, और मारुति अभी क्या कर रहा है वो तो बताने का जरूरत है नहीं। 7900 का हाई बन चुका है और यहाँ से भी आगे जाएगा। मेरा वीकली टारगेट 8050 का फाइनल था, ये भी शायद आज नहीं तो 1-2 दिन में आ ही जाएगा। फिर मैंने आज का BTST सुबह दिया था, एक ही BTST आज दिया था। HAL मार्केट सुस्ती में था और उसमें मुझे नहीं लग रहा था कि मार्केट में बहुत ज्यादा कॉल देना चाहिए, दिया भी नहीं, पर HAL एक ही स्टॉक दिया था, ये वो भी चल गया। फ्राइडे को BTST में मैंने गुजरात एल्कली देके गया था, गुजरात एल्कली आज भी चल रहा है। तो ये सारे जो है वो मेरा मतलब ये अपडेट करना था, तो इसलिए मैंने अपडेट कर दिया। और अभी जो मैं 10 की कमाई का कॉल देने जा रही हूँ वो है कॉनकॉर। मुझे लगता है कि एक बार वॉच करना चाहिए, क्योंकि फ्राइडे को दीपांशु आपने मुझसे पूछा था कि कॉनकॉर में क्या करना चाहिए, मार्केट ओपनिंग से पहले पूछा था जब रिजल्ट्स था। मैंने कहा बिल्कुल खरीदना नहीं चाहिए क्योंकि चार्ट काफी खराब है और मार्केट का स्थिति भी खराब था, ये नीचे जाने वाला है। 606 क्रॉस नहीं करेगा तो ये इसमें बिल्कुल कोई लॉन्ग पोजिशन लेना नहीं चाहिए। आज ये स्टॉक 606 का लेवल क्रॉस किया है और आज मार्केट का भी थोड़ा सा सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा। मुझे लगता है कि यहाँ से कॉनकॉर एक अच्छा तेजी के लिए तैयार हो रहा है। स्टॉप लॉस तो 600 के नीचे या 597 के नीचे ही लगाएंगे और कॉनकॉर में जो टारगेट रहेगा मेरा वो 640 से 655 का टारगेट होगा। वो नेक्स्ट 1 महीने के लिए, मतलब 15 से 20 दिन के लिए चलिए कॉनकॉर को खरीद कर रखिए। मुझे लगता है कि इसमें 640 का पहला टारगेट, 655 का दूसरा टारगेट कॉनकॉर में बहुत जल्दी मिल सकता है। 606-600 का रेंज अभी सपोर्ट का काम करेगा। जब तक इस रेंज के ऊपर है तब तक सेफ है। 597 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे। ओके, तो ये है राय आपके लिए इस वक्त सिमी जी की तरफ से कॉनकॉर में। आइए बग्गा साहब भी हमारे साथ तैयार है। बग्गा साहब से एक विशेष टिप्पणी और उनकी राय लेनी है इस वीकेंड पर हुए बड़े एक्शन पर, जो पेट्रोल और डीजल पर टैक्स घटाया गया है जिसकी वजह से सस्ते होने की उम्मीद है, और दूसरी बात स्टील के दाम घटाने के लिए स्टील पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है। बग्गा साहब, दोनों चीजों को कैसे देखते हैं आप और क्या
महंगाई पर इसका असर पड़ेगा? और दूसरी बात, क्योंकि आप तो क्रेडिट पॉलिसी और ब्याज दरों के भी बड़े विशेषज्ञ हैं, अब आरबीआई को क्या ये समझा जाए कि 0.5% के बजाय ½ ही बढ़ाने से काम चल जाएगा जून में? जी अनिल जी, दूसरा कहना मुश्किल है कि आरबीआई का क्या रवैया रहेगा, बट 0.5 तो निश्चित लग रहा है कि 0.5 कर देंगे, शायद फिर 75 ना करें। दूसरा बात, अब इन मेजर्स का क्या इम्पैक्ट आएगा? पहले इन्फ्लेशन पे सीधा इम्पैक्ट आएगा, जरूर आएगा। 0.2% तक जून की सीपीआई में इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा, तो थोड़ी राहत आरबीआई को मिलती है। उसके सामने गवर्नमेंट का जो फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ाने का ऐलान हुआ, लगभग 1,10,000 करोड़ से फर्टिलाइजर सब्सिडी में इंक्रीज है। कुकिंग गैस का बहुत छोटा है, 7-8 हजार करोड़ का इम्पैक्ट है, बट खाद्य पदार्थों पे पहले ही 80,000 करोड़ एक्स्ट्रा की बात थी। तो फिस्कल डेफिसिट 6.4 के बजाय 6.7 तक जा सकता है, तो थोड़ा फिस्कल स्लिपेज बढ़ता है और वो मार्केट को थोड़ा टाइम लगेगा पचाने में। पहले देखेंगे कि टैक्स रेवेन्यूज किस तेजी से बढ़ते हैं, फिर उसका इम्पैक्ट आएगा। बट इन्फ्लेशन पे सीधा आता है। आरबीआई को थोड़ा एटलीस्ट सिग्नलिंग मिलता है कि सरकार भी तैयार है। स्टील वगैरह की कीमतों पे जो पहले प्रोटेक्शन दे रहे थे वो प्रोटेक्शन हटाई गई है, और दूसरा एक्सपोर्ट्स पे थोड़ा ड्यूटी बढ़ाया है कि भारत में ही इस्तेमाल हो जो फिनिश प्रोडक्ट है। बट ओवरऑल जैसे आज दीपी सवेरे के शो में कह रहे थे, मेटल्स का आज रैली है। हमें कैसे देखना है मेटल्स को? पिछले कुछ सालों में इसमें जो मेटल प्रोड्यूसर्स हैं उनका इतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया। कमोडिटीज ओवरऑल ही 2008 के बाद और स्पेशली 2013 के बाद हमने देखा अंडर इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो अगर फुली फंक्शनिंग हो ग्लोबल इकोनॉमी तो सप्लाई कम है। ये हमें सोच के चलना है कि चाइना इस महीने नहीं तो 3 महीने बाद फुल फोर्स से आ जाएगा, 3 महीने बाद नहीं तो 5 महीने बाद आ जाएगा। तो चाइना का स्टिमुलस भी आना है, चाइना का फुल फोर्स से रीओपनिंग भी होना है। उस टाइम पे आपको सप्लाई डिमांड में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो ओवरऑल मेटल्स में आप आज भी खरीदारी कर सकते हैं, स्पेशली आज जिस तरह से गिरे हैं। 2 हफ्ते से हम कह रहे थे थोड़ी नरमी आ रही है क्योंकि चाइना का स्टिमुलस आशा के विपरीत रहा, इतना इंकरेजिंग नहीं रहा उनका स्टिमुलस। चाहे रेट कट उन्होंने जरूर किया फ्राइडे को 0.15% का, उससे थोड़ा सा मार्केट प्रोत्साहित हुआ। बट हमें लगता है कि जैसे इनकी जीरो कोविड खत्म होगा, एक इंफ्रा का स्टिमुलस जरूर आना है चाइना में, क्योंकि उनको नौकरियां चाहिए, ग्रोथ चाहिए, और ग्रोथ इस तिमाही में चाइना की 2% पे भी आ सकती है। तो ये सब देख के लगता है कि उसकी सरकार स्टिमुलस लाएगी। स्टिमुलस आया तो कमोडिटीज के लिए पॉजिटिव है। व्हाट इस साइकिल में क्या हो गया हमारी कंपनियों के लिए कि वो काफी लोन चुका पाए हैं, लेवरेजिंग बहुत हो गया है, तो ये अच्छा हो गया। चाहे इनपुट कॉस्ट, अब कोयले का दाम स्पेशली बढ़ा है, उसका इम्पैक्ट जरूर आएगा मार्जिन्स पे, बट ये आज ओवर रिएक्शन हो गया। और ग्लोबल सप्लाई देखें तो सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, और अगर चाइना फुल फोर्स पे आता है तो डिमांड काफी बढ़ती है। तो ये हमें सोच के चलना है मेटल्स के बारे में। तो ये पूरा का पूरा एक्शन आपके लिए मेटल्स के लिहाज से। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए। विस्तार से आपसे और मुलाकात और बातचीत होगी। फिलहाल आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपके लिए आ रही है एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स की पोजीशन पिक्स। सुपर शक्ति पेश करते हैं सुपर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ऑफ द डे। सुपर शक्ति टीएमटी देता है सीमेंट के साथ मजबूत पकड़। वर्ल्ड के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना सुपर शक्ति टीएमटी। स्वागत
स्वागत है आप सबका 10 की कमाई में। आइए पहले 10 की कमाई के स्टॉक्स पूरे कर लिए जाएं और हिमांशु जी भी तैयार है अपना स्टॉक देने के लिए। बताएं हिमांशु जी, आज का आपका 10 की कमाई का शेयर। अनिल जी, मुझे ऐसा लगता है कि मिड कैप आईटी स्टॉक्स में काफी गिरावट देखने को मिली है और यहाँ से कुछ स्टॉक्स में स्पेशली मेटल्स में जिस तरह की गिरावट है, आईटी से बाजार को सपोर्ट आता हुआ नजर आ सकता है। तो 10 की कमाई के लिए जो स्टॉक मुझे पसंद है, जो कि थोड़ा सा पोजिशनल तौर पे यहाँ पे खरीदारी करके चला जा सकता है, वो है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज यानी कि LTTS, जो कि 3560-3565 रुपए के करंट लेवल्स हैं। अनिल जी, मुझे लगता है कि एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है शॉर्ट टर्म में, और इमीडिएट शॉर्ट टर्म के नजरिए से भी यहाँ से एक अच्छा, जिसको मीन रिवर्जन बोलते हैं, वो भी अगर होता है तो स्टॉक 3900 से 4000 तक के लेवल्स इमीडिएट शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। इस ट्रेड के लिए अगर चाहें तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 3450 का क्लोजिंग बेसिस पर, और L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज होगा मेरी तरफ से 10 की कमाई के लिए एक पोजिशनल तौर पर खरीदारी की राय। ओके, तो L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज ये है वो स्टॉक जो 10 की कमाई के तौर पर आपको खरीदना है। ये राय हिमांशु जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। आइए पोजिशनल पिक्स का वक्त है। पालिया साहब बताएं आपकी पसंद का शेयर पोजिशनल पिक के तौर पर। नोसिल पसंद किया है पालिया साहब ने लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर। अनिल जी, पोजिशनल पिक रहेगा BDL, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। ये स्टॉक में देखें तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म सेटअप तो इसके पॉजिटिव है। पिछले 3-4 हफ्तों में हमने देखा है करेक्शन के बाद स्टॉक में वापस से लोअर साइड से 600 के आसपास स्टॉक ने एक बेस बना के वहां से रिकवरी का ट्रेड कंटिन्यू करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक के ओवरऑल सेटअप एक पॉजिटिव जोन में ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, और जो बाइंग इंटरेस्ट लास्ट 2 वीक से हमें यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है BDL को यहाँ पे पोजिशनल पिक के तौर पे बाय करना चाहिए। 797 से लेके 780 ये एक बाइंग रेंज सजेस्ट करेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 745 का, और अपसाइड के टारगेट हम इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब 880 से 920 तक की अपसाइड इसमें कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो BDL को बाय करने की सलाह रहेगी पोजिशनल पिक में। BDL है वो स्टॉक जो पोजिशनली आपको खरीदना है। स्टॉप लॉस 745 का लगाकर 797 और 787 ये 10 रुपए की रेंज में आपको एक्यूमुलेट करना है। टारगेट 880, 920 दो बड़े वाले। सेठी साहब से पूछते हैं उनकी पोजिशनल पिक। ग्रीन पैनल है पसंद लॉन्ग टर्म के लिए। सेठी साहब बताएं पोजिशनल पिक आपकी। बिल्कुल अनिल जी, जो आज की मेरी पोजिशनल पिक है, स्टॉक का नाम है ISGEC हेवी इंजीनियरिंग। 510-11 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता है। एक बहुत ही सॉलिड कंपनी, एक डाइवर्सिफाइड हेवी इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि ग्लोबली प्रेजेंट है। 91 से ज्यादा देशों में काम करती है। 10 की प्रोजेक्ट्स लेती है बॉयलर्स के लिए, शुगर प्लांट्स में, पावर प्लांट्स में, डिफेंस और डिस्टिलरीज के लिए। और कई सारी इंटरनेशनल कंपनी जैसे इटली की कंपनी, जापान, फिनलैंड, USA और कनाडा, इन सब देशों की एक कंपनियों के साथ इनका टाई अप है अलग अलग सेगमेंट के लिए। बाकी कंपनी इंजीनियरिंग के अलावा शुगर और एथेनॉल के सेगमेंट में भी है। ये कंपनी पहले, इसका नाम सरस्वती शुगर मिल्स करके ही होता था, अभी ये उनकी सब्सिडरी भी है सरस्वती शुगर मिल्स। तो ये एक शुगर और एथेनॉल का भी प्ले है। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। मुझे लगता है इन लेवल्स पे 510 के आसपास इसको खरीदना चाहिए। मेरा इसमें पोजिशनल टारगेट है 560 रुपए का, और स्टॉप लॉस रखना है 490 रुपए का। 490 के स्टॉप लॉस, 560 के टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। ISGEC हेवी इंजीनियरिंग ये है वो स्टॉक। आइए बढ़ते आगे और पिक ले लें सिमी जी की तरफ से। 10 की कमाई का शेयर सिमी जी बताइए। मैंने 10 की कमाई का पीक अरे आपने तो दे दिया। अरे सॉरी आपने दे दिया। हाँ, कुणाल बंसल जी का बाकी है। बंसल जी बोलो ना, आपका बाकी है तो। अनिल जी, मेरा बाकी है। मैं वही सोच रहा था सिमी जी के पास डबल पिक क्यों दे रहे हैं कि सिमी जी भी कल अवकाश पे तो नहीं जा रही हैं। अरे इसको गलती को दूसरे पे ट्रांसफर करना बोलते हैं। देखिए अनिल जी, मेरा जो इसको है ना, जो गलती तो मैंने की 2 बार पूछ के ट्रांसफर आप पे कर दिया। अरे बोलो ना। नहीं अनिल जी, गलती मेरी भी नहीं है। अनिल जी, मुझे ऐसा लगा कई बार सिमी जी से 10 की कमाई की स्टॉक पूछा जाता है तो वो BDST दे जाती हैं। हाँ। तो मेरे को लगा कि शायद BDST दे दिया, 10 की कमाई रह गया। तो मेरा जो 10 की कमाई का स्टॉक है, बंसल जी जो बात आज तक बंसल जी अरे सुनिए तो, जो बात आज तक देश के 2 दिग्गज एंकर, एक दीप और उनके साथ दूसरा मैं, जो कह नहीं पाए सिमी जी को आपने कह दिया। थैंक यू वेरी मच बंसल जी। अब बताइए अपनी पिक। देखिए स्टॉक का नाम लेने से पहले बताऊंगा कि करेक्ट दाम पे लेना है। 290-295 के अराउंड लेना है। जो स्टॉक पिक दे रहा हूं, स्टॉक का नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डर। 315-316 के अराउंड चल रहा है। 290-295 के अराउंड लेते हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहता है। वो एक अच्छा टेक्निकल एंट्री पॉइंट है। तो गिरावट पे स्टॉक को खरीदने की राय है। मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है, और अगर बाय एंड होल्ड करते हैं तो 6 से 8 महीने के अंदर 400 रुपीज के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स
है हमारा 10 की कमाई का स्टॉक पिक। तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स पर करनी है खरीदारी, ये है आपके लिए बंसल जी की तरफ से उनकी 10 की कमाई का आइडिया। डिफेंस स्टॉक्स पर रखिए नजर। अभी पालिया साहब भारत डायनामिक्स पर बात कर रहे थे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स सिमी जी ने दिया है और गार्डन रीच ये पसंद है बंसल जी को। आइए जय से लेते हैं उनकी 10 की कमाई का स्टॉक। जय बताइए। मेरा भी ध्यान दीप डिफेंस स्टॉक में ही, और जो अभी जस्ट राजेश जी ने दिया वही मेरा भी 10 की कमाई का पिक है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL जो करीब अभी 800 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे टारगेट्स जो उनके टारगेट्स प्राइस है उसके एवरेज है, उनका टारगेट मैंने सुना अभी, और 880 920 है उनका एवरेज। आप निकाल लो 900, तो मेरा 900 का टारगेट है यहाँ पे। एंड स्टॉप लॉस यहाँ पे दीपांशु रखना होगा 742 पर। जो 800 पर खरीदे, 900 का टारगेट होगा, 742 पर आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आप अभी भी खरीद सकते हैं अगर थोड़ी बहुत आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 790 780 जोन, आप और ऐड कीजिएगा वहां पे। इसके ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, इसका मोमेंटम भी काफी पॉजिटिव है ऑन द डेली एज वेल एज अ वीकली और मंथली डिग्री पर, जो एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। सो भारत डायनामिक्स में दीप एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। तो ये है आपके लिए भारत डायनामिक्स 900 के टारगेट के लिए यहाँ पर आप कर सकते हैं खरीदारी, एक्शन में रह सकते हैं। तो डिफेंस स्टॉक्स पर रखनी है नजर। आई थिंक जय की तरफ से एक ट्रेडिंग कॉल भी है, तो आइए एक बिगुल जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीपांशु, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे IT स्टॉक्स है, जैसे अभी जस्ट हिमांशु ने भी मेंशन किया मिड कैप IT के बारे में। मेरा ध्यान है कि लार्ज कैप IT में भी लाइक स्टॉक लाइक इन्फोसिस, इसमें आपको अप मूव देखने मिल सकता है। 1460 के स्ट्राइक का आप कॉल खरीदे, जो अभी मिल रहा है आपको 26.5 27 की रेंज में। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही जबरदस्त बन रहा है दीप। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपको शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है टिल द लेवल्स ऑफ 1520 एंड 1535। तो स्पॉट में आपको 1520 से 1535 तक के लेवल्स इन्फोसिस में आते हुए देखने मिल सकते हैं। वो होता है तो ये 26 26.5 27 वाला जो कॉल ऑप्शन है, ये आपको पहला टारगेट दिखाएगा 42 का, सेकंड टारगेट विल बी 55। सो 55 तक के बी लेवल्स देखने मिल सकते हैं, विच विल नियरली बी डबल और मोर देन दैट। सो इतना मूव आपको यही एक्सपायरी देखने मिल सकता है यही हफ्ते की, जो यहाँ पे मंथली एक्सपायरी भी है। सो 1460 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे। यहाँ पे आपको जो स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा, दैट कैन बी प्लेस्ड एट 16.5, तो 16.5 पर आप एक स्टॉप लॉस लगाइए। सो एग्जैक्ट 10 पॉइंट्स का एक रिस्क बन रहा है। यहाँ पे टेक्निकली भी अगर आप देखिए तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यानी कि कल एक अच्छा खासा एक इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ था, और उसका ब्रेकआउट भी आज देखने मिल रहा है एक पैनिक सेल ऑफ के बाद, और एक जो गैप है वो फिलअप होते हुए देखने मिलेगा आपको 1506 तक। सो 1506 एंड देयर आफ्टर 1520 एंड 1535, ये सारे लेवल्स आपको स्पॉट में देखने मिल सकते हैं आने वाले 1-2 दिनों में। ये है आपके राय। इन्फोसिस का 1460 वाला कॉल ऑप्शन खरीदना है 27 रुपए 50 पैसे में, 16.50 का स्टॉप लॉस, 42 रुपए और 55 रुपए तक के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी जय की तरफ से। यह है जैकपॉट शेयर। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब वक्त है न्यूज फॉर यूज सेगमेंट का, और हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है कंपनी जिसका IPO खुलने वाला है कल, एथर इंडस्ट्रीज। एथर इंडस्ट्रीज ये IPO खुलने वाला है कल। पहले मैं आपको जल्दी से एक बार IPO की डिटेल्स दे दूं, उसके बाद कंपनी के मैनेजमेंट से आपका परिचय करवाएंगे। 610 से 642 रुपए इस प्राइस बैंड में IPO खुलने जा रहा है कल। 26 तारीख को होगा बंद। 23 शेयरों के लॉट में आप कर सकते हैं अप्लाई। 627 करोड़ का 625 करोड़ का है फ्रेश इशू, और 181 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, जिसमें एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स अपनी स्टेक बेच रहे हैं। यानी कुल मिलाकर साइज है ऊपरी प्राइस बैंड पर 808 करोड़ रुपए की, तो कह सकते हैं 800 करोड़ का इश्यू है, और मार्केट कैप है कंपनी का इस प्राइस बैंड पर लगभग 8000 करोड़ रुपए के आसपास का। एथर इंडस्ट्रीज सूरत में 2013 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी, और देश की तेजी से बढ़ती हुई स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनियों में से एक है। और 31 मार्च 2022 के जो आंकड़े हमारे पास हैं अभी के लेटेस्ट, इसमें कंपनी के पोर्टफोलियो में 25 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, और अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाने का कंपनी काम करती है। ये है आपके लिए एथर इंडस्ट्रीज। आइए मुलाकात करते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। एक तो है डॉक्टर अमन देसाई, जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, और दूसरे हैं कंपनी के CFO फैज नागरिया साहब। आप दोनों का ही स्वागत है। पहले मैं बता दूं, अमन देसाई साहब प्रमोटर भी हैं
होल टाइम डायरेक्टर भी हैं, स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्रीज में उनका 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है। आईसीटी से केमिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री ली है और मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीएचडी देसाई साहब ने किया। तो देसाई साहब, पहला सवाल आप ही से पूछना चाहता हूँ, कंपनी का एग्जैक्ट बिजनेस मॉडल क्या है? 2013 में ही आपकी कंपनी शुरुआत हुई, यानी कि मुश्किल से 8-9 साल हुए हैं। 8-9 साल में ही आप कंपनी को 450 करोड़ के रेवेन्यू पर लेके आए हैं, बड़ी ग्रोथ दिख रही है। तो क्या कुछ हुआ है कंपनी के इंसेप्शन से लेकर अब तक, और प्रोडक्ट्स और बिजनेस के बारे में बताइए। थैंक यू अनिल जी, हमको यहाँ पे होस्ट करने के लिए मच अप्रिशिएटेड। हमारी कंपनी एथर इंडस्ट्रीज एक डिफरेंशिएटेड मैन्युफैक्चरर है एडवांस इंटरमीडिएट्स की और स्पेशलिटी केमिकल्स की। हमारा बिजनेस हमारे प्रोडक्ट के एप्लीकेशंस अक्रॉस द इंडस्ट्री स्पेक्ट्रम है, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, मटेरियल साइंसेज, कोटिंग्स, एडिटिव्स, ऑयल एंड गैस। हमारे बिजनेस मॉडल्स 3 हैं: लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मॉडल, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च बिजनेस मॉडल और लगता है थोड़ा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इश्यूज हैं। हम कोशिश करते हैं कि देसाई साहब से फिर से संपर्क हो, आपको पूरी बात। हाँ जी जी देसाई साहब, आप बीच में आपका कनेक्शन मिस हो गया था, बताएं सर। हाँ, 2013 से हमारी कंपनी चालू हुई है और हमने पहले 3-4 साल सिर्फ R&D की थी। फिर मैन्युफैक्चरिंग हमने 2017 में चालू की है। तो हमारी एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग 5 साल की ही पुरानी स्टोरी है और हमारी जो ग्रोथ हुई है वो रीजनेबली अच्छी हुई है। 5 साल में हमने 5 साल में 3 अलग बिजनेस मॉडल पैदा किए हैं: लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। और ये तीनों बिजनेस मॉडल सक्सेसफुली रनिंग है अभी। हमारी कंपनी का फंडामेंटल बेस R&D है। कोर कॉम्पिटेंसीज ऑफ केमिस्ट्री और टेक्नोलॉजी हमने सिलेक्ट की है फंडामेंटल बेस के हिसाब से, और हमारे सर हर प्रोडक्ट ये कॉम्पिटेंसी में फिट होते हैं। हम 8 प्रोडक्ट हाईलाइट कर रहे हैं ये IPO में, उसमें से 4 प्रोडक्ट हम दुनिया में सबसे बिगेस्ट है 4 प्रोडक्ट में, ये लार्ज स्पेशलिटी केमिकल्स, और 7 प्रोडक्ट में हम इंडिया में अकेले बनाने वाले हैं। तो हमारे मोस्ट प्रोडक्ट्स इंडिया में हम ही बनाते हैं। हम ऐसे ही प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं जो इंडिया में हम पहली बार बनाते हैं और डेवलप करते हैं, और पूरा फंडामेंटल बेस कंपनी का R&D है, टेक्नोक्रेट ड्रिवन। तो मुझे ये बताइए देसाई साहब, मुझे ये बताइए, देखिए 5 साल आपकी कंपनी को प्रोडक्शन करते हुए 450 करोड़ पर आप पहुंच गए, आसान काम नहीं, बड़ी अचीवमेंट है। तो पीछे जरूर कुछ न कुछ ऐसा बैकग्राउंड आपका रहा होगा, तो क्योंकि इतना जल्दी इतना तेजी से ग्रो करना इजी नहीं है। तो ऐसा क्या खास, या फिर आपका एक्सपीरियंस किस वजह से इतनी ग्रोथ तेजी से आ गई? क्योंकि ये बिजनेस ऐसा तो नहीं कि बाकी लोगों को मालूम नहीं है, वो भी कर सकते थे। केमिकल में 50 कंपनियां लिस्टेड हैं, तो अलग से ऐसा क्या है आपकी कंपनी में? हमारा प्रमोटर फैमिली टेक्नो कमर्शियल एक्सीलेंस है। हमारे प्रमोटर फैमिली में हमारे फादर अश्विन देसाई जो है वो यूडीसीटी केमिकल इंजीनियर खुद रहे 1974 में। 1976 में उन्होंने अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड, ही वाज द फाउंडर ऑफ अनुपम रसायन और चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर 2012 तक। एंड सो उनका 35 साल का एक्सपीरियंस रहा था। 2012 में कंपनी को एग्जिट किया उन्होंने फुल्ली, और उसके हिसाब से हमने एथर इंडस्ट्रीज फाउंड किया। मेरा खुद केमिकल टेक्नोलॉजी है, बैचलर्स यूडीसीटी मुंबई से पीएचडी किया है, और मैं डाउ केमिकल के कोर R&D हेडक्वार्टर्स में, जो दुनिया की सेकंड बिगेस्ट केमिकल कंपनी है, उसके R&D हेडक्वार्टर्स में मैंने 3 साल ग्रुप लीडर के हिसाब से काम किया था। और हमने जब एथर इंडस्ट्री चालू किया तब 3-4 साल सिर्फ R&D किया है, और हमने वो केमिस्ट्री और टेक्नोलॉजी पकड़ी थी जो इंडिया में बहुत कम लोग प्रैक्टिस करते हैं। हमारे लेवल पे आज कोई प्रैक्टिस नहीं करता है। हमने वो प्रोडक्ट्स पकड़े थे जब सबसे पहले जो इंडिया में कोई नहीं बनाता है, और हमने पहली बार वो प्रोडक्ट्स बनाए हैं। और R&D, केमिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन का एक इंट्रिकेट मिक्सचर बना के हमने प्लांट्स खड़े किए हैं जो वर्ल्ड क्लास है, और हमारा पायलट प्लांट वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पायलट प्लांट है। सो काफी सारा फोकस रहा है डिफरेंशिएशन पे और यूनिक केमिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन और प्रोडक्ट्स पे, जिसकी वजह से हमारा ये अभी प्रोग्रेस रहा है, परफॉर्मेंस रहा है लास्ट 5 साल में, और होपफुली आगे जाके ये बना रहे। वही तो मैं सोचा था सर, कुछ न कुछ तो ऐसा बैकग्राउंड होना चाहिए, नहीं तो इतनी जबरदस्त ग्रोथ आसानी से आते नहीं है। तो अब समझ में आया आपके फैमिली का पूरा बैकग्राउंड इसी स्पेस से। आइए, हमारे साथ फैज नागरिया साहब भी, जो कंपनी के CFO हैं, और यूनिवर्सिटी से आपने कॉमर्स में बैचलर्स किया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, 2019 से कंपनी के साथ है। फैज साहब, आपसे जानना चाहता हूँ, कंपनी के फाइनेंशियल पे रेवेन्यू बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ है पिछले 3 सालों की, मुनाफा भी, EBITDA यानी कि कामकाजी मुनाफा भी। एक ही चीज़ आपसे मुझे पूछनी है, और वो है आपके डेट को लेकर। जो IPO में आप बता रहे हैं कि 138 करोड़ आप डेट कम करेंगे, कब तक कंपनी आपका डेट फ्री करने का इरादा है, और इस IPO के बाद कितना डेट रहेगा कंपनी पर, ये जरा बताएं सर।
फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने हमें इस पे इनवाइट किया मंच पे। हम बताना चाहेंगे कि आफ्टर आईपीओ हमारी कंपनी डेट फ्री हो जाएगी। कोई भी डेट रहेगा नहीं कंपनी के बुक्स पे। लॉन्ग टर्म जो डेट्स है, जो टर्म लोन से हम पूरी तरह से पे ऑफ कर देंगे और हमारी जो वर्किंग कैपिटल लिमिट से हम उसको जीरो डाउन कर देंगे और उसको फ्यूचर में जरूरत पड़ी तो यूज करेंगे, वरना इट विल नॉट बी यूज्ड। आईपीओ आती है आप जीरो डेट हो जाएंगे। गजब। अच्छा, एक चीज और बताइए फैज साहब की, आपके रिसीवल डेज थोड़े से बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जो आपको डेटर से पेमेंट लेना होता है। तो मेरे पास डेटा है 70 दिन होते थे, अब 114 दिन। कोई खास वजह इसकी? थोड़ा सा पेमेंट साइकिल्स में थोड़ा सा डिले हुआ था बीच में, लेकिन वो वापस जनवरी फरवरी में अच्छा हो गया था और अभी हमारे वापस डेटा डेज आर बैक टू द नॉर्मल डेज विच आर देयर 90 डेज। अभी कोई इशू नहीं है हमारे पास। ओके। देसाई साहब, इस आईपीओ के बाद भी प्रोमोटर्स की स्टेक 87% रहेगी, 87%, राइट? आपको 75% तक लानी होगी आगे चलते हुए। तो आपके इन्वेस्टर्स जो पैसा लगा रहे हैं वो ये जानना भी चाहते हैं। जैसे अभी LIC का आईपीओ आया तो LIC ने कह दिया हम 1 साल तक नहीं लाएंगे, राइट? आपका ऐसा कोई इरादा है कि अगली स्टेक आपकी जो डाइल्यूशन होनी कब करेंगे? माफ कीजिएगा सर, आप म्यूट पे हैं शायद। सॉरी वेरी मच अनिल जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हमारा 87% स्टेक रहेगा अभी कंपनी में और सेबी के रेगुलेशंस के हिसाब से हमको 25% टोटल करना है 3 साल में। एंड सो आप RHP देखोगे तो हमारे 2 नए ग्रीनफील्ड प्रोडक्शन साइट्स आने वाले हैं अभी, जिसके कैपेक्स हमारा आईपीओ प्रोसीड्स में से होने वाला है। 2 नई ग्रीनफील्ड प्रोडक्शन साइट्स हम खड़ी कर रहे हैं और वो ऑलरेडी RHP में मेंशन है। और RHP में वो भी मेंशन किया है, हमने एक नया लैंड बैंक ले लिया है पानोली GIDC में, जो 1,26,000 स्क्वायर मीटर्स है, जो हमारे करंट प्रोडक्शन साइट से 12 गुनी ज्यादा बड़ी है वो साइट, वो लैंड बैंक। तो वो प्लानिंग है हमारा मैन्युफैक्चरिंग साइट नंबर 5 के लिए, जो अगला जो 12% हम डाइल्यूशन करेंगे उसमें से हम उसको फाइनेंसिंग करेंगे। उसमें 12 गुनी ज्यादा जमीन है हमारे पास, लैंड बैंक है केमिकल जोन में प्रोडक्शन फैसिलिटीज डालने के लिए। तो दैट इज द प्लान। हम ट्राई करेंगे कि वो डाइल्यूशन हम ओवर द टाइम करें और 3 साल के अंदर फिनिश करें। एंड डिपेंडिंग अपॉन वो पानोली GIDC के लैंड बैंक का क्या होता है एक्सपांशन एक्टिविटीज और एक्सपांशन प्लान हमारा, तो उसके हिसाब से करेंगे। बट द आइडिया और गोल ऐसा है कि जो 12% डाइल्यूशन आएगा वो कम्प्लीटली 100% ये साइट एक्सपांशन में जाए, जो 13 गुनी बड़ी है हमारे आज के प्रोडक्शन साइट से। सो वो प्लान है एक्सपांशन का और फुल्ली एथर के कंपनी को ही बढ़ाना है। और एक और बात मैं बोलूंगा कि हम स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस का थिंकिंग कर रहे हैं अभी USA और यूरोप में। हमारे एक US और यूरोप में एक बहुत ही बढ़िया ग्लोबल बिजनेस डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी टीम हमने सेट की है, जो 30 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस वाले हाईएस्ट टेक्नो कमर्शियल लेवल पे मल्टीनेशनल कंपनीज में रहे हैं। वैसे 3 सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल हमारे USA और यूरोप में है और उसके साथ हम स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस की भी बात कर रहे हैं USA और यूरोप में। एंड ये हमारे जो नेक्स्ट 12% डाइल्यूशन होगा उसका भी एक ऑब्जेक्ट क्लॉज हो सकता है। तो ये पूरा का पूरा एक्शन आपके लिए इस आईपीओ को लेकर डिटेल्स में बताया है। देसाई साहब और फैज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का अपने आईपीओ पर डिटेल में बातचीत करने के लिए और सारी योजनाएं बताने के लिए। इंटरेस्टिंग सर, थैंक यू सो मच। जो ग्रोथ की आप बात कर रहे थे जी, जबरदस्त था। तो ये इस पर आपकी राय कल सुबह जानना जरूरी है। बिल्कुल दीप, 2-3 चीजें बहुत इंटरेस्टिंग दिख रही। नई कंपनी है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, फाइनेंशियल्स भी अच्छे मजबूत नजर आ रहे हैं। और दूसरा जो भी CFO साहब बता रहे थे कि आईपीओ के बाद डेट फ्री होने की भी तैयारी में। अब सिर्फ हमें देखना है कि वैल्यूशंस अच्छे हैं, सस्ते हैं या नहीं। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है और बहुत तेज ग्रोथ वाली कंपनी अब तक नजर आ रही है। तो देखते हैं कल इस आईपीओ का पूरा विश्लेषण सुबह रखेंगे हम आपके सामने और बताएंगे कि आईपीओ में पैसे लगाए जाए या नहीं। लेकिन अभी फिलहाल पैसे लगाने का आपका इरादा है तो पालिया साहब है आपके साथ बताने के लिए आपको शॉर्ट टर्म पिक SPL मिड कैप्स में। बताएं सर। अनिल, शॉर्ट टर्म पिक रहेगी कोचिन शिपयार्ड। लास्ट वीक हमने जी शिपिंग पे रिकमेंडेशन दिया था, ऑलमोस्ट 12-13% का अपसाइड का मोमेंटम उसमें ऑलरेडी कंटिन्यू और हमारा टारगेट उसके 480-490 तक थे। तो उसी सेक्टर में हमें यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड का सेटअप भी सिमिलर लग रहा है। जिस तरीके से डेली चार्ट पे एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है, स्टॉक में जो करेक्टिव फेज था कहीं ना कहीं ओवर होते हुए दिख रहा है। और अब जो शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे जो एक स्ट्रेंथ यहाँ पे बनते हुए दिख रही है, हमें लगता है यहाँ पे कोचिन शिप यहाँ पे बाय करना चाहिए। जिस तरीके के सेटअप है हमें लगता है शॉर्ट टर्म के टारगेट आना चाहिए। इसमें करीब 380 से 400 तक के अपसाइड के टारगेट यहाँ पे बनते हुए दिख सकते हैं। 345 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब हम 330 का और अपसाइड के टारगेट होंगे 380 से लेके 400 तक। ओके, तो कोचिन शिपयार्ड है वो स्टॉक जहां पर आपको रखनी है नजर। आइए अगला स्टॉक है आपके लिए
सेठी साहब की तरफ से शॉर्ट टर्म पिक के तौर पर बताएं सर। हाँ बिल्कुल अनिल जी, पहले तो राजेश पालवे जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। कोचिन शिपयार्ड मैंने लास्ट वीक माने 13 मई को ही रेकमेंड किया था 312-13 के लेवल पे, 340 के टारगेट थे, वो आज मीट भी हो गए। तो अनिल जी अभी जो शॉर्ट टर्म पिक है मेरी, वो एक पावर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। स्टॉक का नाम है टेक्नो इलेक्ट्रिक, जो कि अभी 292 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। स्टॉक, ये कंपनी ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स और ओएनएम कॉन्ट्रैक्ट्स करती है पावर सेक्टर के लिए। स्मार्ट मीटरिंग सॉल्यूशन में भी है, और ये फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन के लिए जानी जाती है, जिसके अंतर्गत ये लोग पावर प्रोजेक्ट्स की जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है उसको बढ़ाते हैं। एक जबरदस्त कंपनी है, और खुद की रिन्यूएबल एनर्जी की भी कैपेसिटी है, अराउंड 130 मेगावाट की विंड पावर की कैपेसिटी है। फिर एक जबरदस्त 2500 करोड़ की ऑर्डर बुक है, और सॉलिड फंडामेंटल्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 27%, जीरो डेट कंपनी। फिर एफआईआईज डीआईआईज का अराउंड 32% की हिस्सेदारी है, जिसमें कई नामी गिरामी एफआईआईज डीआईआईज है, कोटक, एसबीआई, एचडीएफसी वगैरह। बाकी इस कंपनी को आज पिक करने के पीछे भी एक कारण है अनिल जी, ये जो पावर रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है बहुत ही तोड़फोड़ नतीजे दे रही है। हाल ही में मतलब पिछले मंगलवार को पावर बैक प्रोजेक्ट्स मैंने रिकमेंड किया था 910 के लेवल पे। ओवर द वीकेंड उसके नतीजे आए, और आज 1025 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेरा तो खैर शॉर्ट टर्म टारगेट 950 का था, वो मीट भी हो गया। और वैसे ही इस कंपनी के नतीजे अगले वीक 30 तारीख को आने वाले हैं, 30 तारीख माने सोमवार को। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस कंपनी के भी नतीजे बहुत अच्छे रहेंगे, तो इसमें शॉर्ट टर्म खरीदारी करने की सलाह है। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 315 रुपए का, और स्टॉप लॉस रखना है 285 रुपए। तो ये है आपके लिए राय टेक्नो इलेक्ट्रिक शॉर्ट टर्म पिक के तौर पर। आइए बढ़ते आगे। आज न्यूज पर व्यूज में तीसरा मैनेजमेंट हमारे साथ है, और वो है हाल ही की लिस्ट हुई कंपनी प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज। 630 रुपए ये थे इशू प्राइस इस कंपनी की, और 20 मई को यानी कि शुक्रवार को लिस्टिंग हुई थी। 650 रुपए के आसपास लिस्टिंग जरूर हुई, लेकिन लिस्टिंग के बाद पहले दिन लगभग 10% नीचे बंद हुआ 566 रुपए पर। आज फिर से नीचे लगभग 6%, 525-526 रुपए के आसपास इस वक्त। और जो कंपनी है वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, देश की दिग्गज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में से एक है। कंपनी के प्रमोटर हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजय शाह साहब, जो कि क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर्स किया है, और वेल्थ मैनेजमेंट का 20 साल से ज़्यादा गहरा अनुभव रखते हैं। शाह साहब बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो लिस्टिंग थोड़ी सी ढीली हुई है, थोड़ी नहीं अच्छी खासी ढीली हुई है, और अब स्टॉक अपनी लिस्टिंग प्राइस से लगभग 100 रुपये नीचे भी है। क्या आपको लगता है थोड़ा इशू को आपने एग्रेसिवली प्राइस किया, ज़्यादा प्राइस किया, उस वजह से लिस्टिंग नीचे हुई है, और इशू आपका काफ़ी स्टॉक काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है? प्राइसिंग का तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, वो एक्चुअली एक प्रोसेस होता है जिसकी दौर से हम लोग गुजरे थे, और फाइनली जो प्राइस डिस्कवरी हुआ था उसके ऊपर भी हमने कुछ अमाउंट टेबल पे रखा हुआ था। पर आप जानते हैं कि प्राइस को आई थिंक हम कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में। मगर एक बात मैं जरूर बताऊंगा सर आपको कि हमारा बिजनेस बहुत ही रिटेल फोकस्ड है, बहुत ही ग्रेन्युलर बिजनेस है, और हम वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री के बहुत ही जड़ के साथ जुड़े हुए रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन में हम काम कर रहे हैं। तो हमारा मानना है कि बिजनेस पोटेंशियल यहाँ से बहुत ही अच्छा है, और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का ग्रोथ भी बहुत तगड़ा लग रहा है। सो ओवरऑल मैं आपको बिजनेस की बात बताऊं तो बिजनेस पे मेरा खुद का भरोसा है, और जैसे आपको बताऊं कि जब कंपनी का पूरा ऑफर फॉर सेल था उसमें मैंने एज ए प्रमोटर 1 भी रुपए का माल बेचा नहीं था, क्योंकि मेरा बिजनेस के साथ बहुत ही बड़ा कन्विक्शन है। सो मेरा मन है ओवरऑल ऑन अ लॉन्गर टर्म आई थिंक बिजनेस पोटेंशियल बहुत ही स्ट्रांग है। उसमें कोई डाउट ही नहीं सर, म्यूचुअल फंड कारोबार तो बहुत ही बेहतरीन है, और इस बिजनेस को लेकर हम भी बड़े उत्साहित हैं, और इसलिए जब आईपीओ आया था हमने कहा भी था कि सब कुछ बढ़िया है, थोड़ा महंगा है, इसलिए लिस्टिंग के बाद लीजिए। अब वो नीचे के लेवल पे आ भी रहा है। लेकिन एक चीज़ बताएं शाह साहब, क्योंकि आपके इशू में काफ़ी इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया, अब वो जानना भी चाहते हैं कि कब स्टॉक वापस ऊपर होगा, कब हमारी वेल्थ बनेगी। तो वो तो एक ही चीज़ से हो सकता है, कंपनी की परफॉर्मेंस से। वित्त वर्ष 2023 किस तरह की ग्रोथ उम्मीद की जाए 2022 के मुकाबले में, कितना बेहतर आप करेंगे? जरा एक टारगेट बताएं, रेवेन्यू, प्रॉफिट, कामकाजी मुनाफा किस तरह का दर्ज करेगी कंपनी? तो सिर्फ फॉरवर्ड लुकिंग गाइडलाइंस तो मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अभी ब्लैकआउट पीरियड चल रहा है। बट इतना मैं आपको जरूर बताऊंगा सर कि हमारा ग्रोथ इंडस्ट्री के ग्रोथ के सामने लास्ट कपल ऑफ साल के अंदर बहुत ही अच्छा रहा हुआ है। अगर मैं आपको दिसंबर की बात करूं तो हमारे पास दिसंबर के अंदर करीबन 15.5 लाख SIP थी, और उस वक्त से आज तक के अंदर अगर आप इंडस्ट्री का SIP बेस देखोगे तो वो ग्रेजुअली बढ़ रहा है, रिटेल का पार्टिसिपेशन रेगुलरली बढ़ रहा है, और हमारा भी वही तरीके से बढ़ रहा है। रादर हम इंडस्ट्री से अच्छा कर रहे हैं। और जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि हमारा कार्वी का जो एक्विजिशन
प्राइवेटाइजेशन का उसका रियल पोटेंशियल बेनिफिट हमें आने वाले टाइम के अंदर मिलेगा। तो ये दो चीजें हमारी, प्लस जिस तरीके से नए डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे साथ जुड़ते रहे रेगुलरली, वो तीनों चीजों को अगर आप देखेंगे कंबाइनली, तो हम इंडस्ट्री से बहुत ही अच्छा करने की हम एक आशा रख के चल रहे हैं। और इंडस्ट्री पर से ऑल्सो मुझे लग रहा है कि आराम से इंडस्ट्री का टॉप लाइन माने AUM ग्रोथ करीबन 20-25% हमें दिख रहा है आने वाले 5 साल के अंदर। तो वो अगर आप देखोगे तो आई थिंक सिग्निफिकेंट रेवेन्यू पोटेंशियल, सिग्निफिकेंट ग्रोथ पोटेंशियल पक्का दिख रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। तो शाह साहब, चूंकि आप अभी ब्लैकआउट पीरियड में हैं और अभी आप फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट दे नहीं सकते, नतीजे के बाद आपसे फिर मुलाकात करेंगे, क्योंकि बाकी तो IPO के बारे में, कंपनी के बारे में आप जानकारी दे ही चुके हैं, लेकिन अब आगे कंपनी की ग्रोथ परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है उस पर आपसे फिर मुलाकात करेंगे, आपसे समय लेंगे। रिजल्ट के बाद जरूर बताएं आप आगे का गाइडेंस, ताकि निवेशक मन बना पाएं आपके स्टॉक को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज समय देने के लिए लिस्टिंग के बाद। आइए, बाजार दिन के हाई पॉइंट पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। 16,350 के करीब पहुंचते हुए निफ्टी पर दीप वापस से रिकवरी बिल्कुल रही है। और अच्छी बात यह है, इस बार रिकवरी में निफ्टी थोड़ा आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा ठंडा है, लेकिन निफ्टी अब भी मजबूती के साथ। ऑटो काउंटर सर जबरदस्त, ऑटो मारुति 4%। वाओ, एक ही रफ्तार। देखिए सिमी जी को दिखाइए, मारुति 4%। सिमी जी के चेहरे पे मुस्कुराहट देख लें तो फिर हम शो को खत्म करें। सिमी जी 4% भागा है आपका मारुति। दुख का बात यह है अनिल जी कि मारुति जैसा स्टॉक में 10% शायद एक दिन में पॉसिबल नहीं है, तो अगर होता तो हो जाता। 4% खुश नहीं है, इतना लालच ठीक नहीं। 4% मतलब 4% मारुति जैसा स्टॉक कम नहीं होता, थोड़ा आराम से। हाँ, 4 व्हीलर है। ओके, चलिए विदा लेने का वक्त है। बंसल जी, साथ ही सिमी जी और सुमित जी, जय ठक्कर साहब, राजेश पालवा साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। दोपहर के शो में आपसे फिर होगी मुलाकात। सबसे विदा लेंगे और हर रोज की तरह शो का समापन देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे। जय हिंद।